नमस्कार मित्रों, आरएस क्लासेस में राजाराम शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम पॉलिटी की क्लास का अध्ययन करेंगे, जो कि रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है। सभी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी को मैं शुभकामना देना चाहूँगा कि इस 2022 में आप सभी को अपनी मंजिल प्राप्त हो और जो लक्ष्य आपने साधा है उस लक्ष्य को आप प्राप्त करें। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत और लगन के साथ एकाग्रचित होकर आपको अध्ययन करना होगा। आप ये मान के चलिए कि लगभग जून जुलाई से ही सबके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और रीट है। कौन सा एग्ज़ाम कहाँ होना है, फिलहाल 23 और 24 जुलाई फिक्स की गई है, वो रीट के लिए। पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप रीट की तैयारी करते हैं तो रीट की ही करें, अदरवाइज़ आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी की तैयारी करें, रीट की तरफ ना जाएं। बात करते हैं हम जो पॉलिटिकल की बात करेंगे कि तीनों एग्जाम से लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं उद्देशिका। उद्देशिका आपको याद होनी चाहिए। इसमें से एक प्रश्न हर बार हर एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। हम रीट से लेके फर्स्ट ग्रेड के लेवल तक का अध्ययन करेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका कोई भी प्रश्न कहीं भी किसी भी प्रकार से पूछे तो वो गलत ना हो। शुरू करते हैं। उद्देशिका उद्देशिका ही प्रस्तावना कहलाती है। सबसे पहले आप इस चीज़ को माइंड में बिठाएं कि उद्देशिका ही प्रस्तावना कहलाती है। अब देखिए, हम भारत के लोग, भारत को यहाँ से शुरू होती है, हम भारत के लोग, यानी अब प्रश्न आ सकता है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। तो आपको ध्यान रखना है भारत के लोग यानी भारतीय जनता में, भारतीय जनता में इसकी संप्रभुता निहित है। सबसे पहला तो ये चीज़, पहली प्रश्न यहाँ से शुरू कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में भारत शब्द कितनी बार, उद्देशिका में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो उद्देशिका में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसको एंड तक देखें और बहुत अच्छे से इस वीडियो को सुने। जो प्रश्न मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा पॉलिटिकल के अंदर, चाहे सब्जेक्ट, चाहे आपका एग्जाम रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आपको एक चीज़ और, इसको सीरियल वाइज भी याद रखना है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसको सीक्वेंस से जमाइए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसको घुमा के भी दे सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। एक चीज़ और है कि इसमें कुछ शब्द हैं जो बाद में जोड़े गए। तो अब हमें एक प्रश्न और आता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ। तो केवल एक बार संशोधन हुआ। कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर। इस चीज़ को ध्यान रखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर संशोधन हुआ। इसमें प्रस्तावना में कितनी बार? एक बार। फिर प्रश्न आ सकता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। कौन कौन से जोड़े गए, ये ध्यान रखें कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो आपको ध्यान रखना है पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। आगे बात करते हैं उसके समस्त, ये देखिए, बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर प्रश्न आता है कि प्रस्तावना में न्याय, कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। तो 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब ट्रेंड बदल रहा है तो प्रश्न इनके सीक्वेंस को लेकर भी आ सकता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक चीज़ और है कि न्याय शब्द केवल प्रस्तावना में ही है क्या? प्रस्तावना के अलावा भी न्याय शब्द का कहीं उल्लेख हुआ है या नहीं, इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अपनी जो DPSP है, नीति निर्देशक तत्व, उसमें भी न्याय शब्द का उल्लेख किया गया है। फिर आगे आता है कि देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस उद्देशिका में या प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये तो रहा नॉर्मल प्रश्न जो कि आप सबको पता है।
अब हम बात करते हैं इससे जुड़े हुए थोड़े से हार्ड प्रश्न की, इसके लेवल की बात करते हैं कि स्वतंत्रता जो ली गई है, स्वतंत्रता जो है, क्या स्वतंत्रता केवल प्रस्तावना में ही है क्या? तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में भी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। विचार की स्वतंत्रता वहां पर भी है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां पर भी है। अब जब अनुच्छेद 19 की बात कर रहे हैं तो उसमें कितनी प्रकार की है? तो पहले 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, अब 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। तो इसमें स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लेख वहां पर किया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर प्रश्न आता है समता यानी समानता कितने प्रकार की है? तो 2 प्रकार की समानता। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आप इस चीज को ध्यान रखें। न्याय और स्वतंत्रता के लिए सीक्वेंस भी ध्यान में रखना बहुत अनिवार्य है। आगे कह रहा है कि समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब आप ये चीज देखिए, ये अखंडता 1942 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इस चीज को ध्यान में रखना है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, कई बार इसको इधर उधर करके पूछ लिया जाता है कि राष्ट्र की एकता और व्यक्ति, राष्ट्र की गरिमा और व्यक्ति की एकता। तो हमें ध्यान रखना है कि व्यक्ति की गरिमा है और एकता राष्ट्र के बारे में कहा गया है। उसके बाद बात करते हैं कि इस प्रश्न में आगे क्या है। इस प्रस्तावना में आगे है कि सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि भारतीय संविधान में उद्देशिका कब अंगीकृत की गई, संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को। परंतु अगर ये आता है कि संपूर्ण संविधान कब प्रस्तावित किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। संपूर्ण संविधान लागू होने की बात करें तो 26 जनवरी 1950, और इसको अंगीकृत और अधिनियमित करने की बात करें तो 26 नवंबर 1949। ये भी आ सकता है कि कुछ भाग, जैसे अब प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि कितने अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 16 अनुच्छेद 1949 के दिन लागू हुए थे, 15 अनुच्छेद नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 394, अनुच्छेद संख्या 394, इसमें उल्लेख किया गया है कि इनके अलावा जितने भी अनुच्छेद बच रहे हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाएंगे। अर्थात ये जो अनुच्छेद है 394, ये भी इसी दिन लागू किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि 26 नवंबर 1950 को कितने अनुच्छेद लागू किए गए? 16 अनुच्छेद लागू किए गए। उसके बाद बात करते हैं, देखिए छोटा सा नोट, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के तहत, है ना, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। अब प्रश्न कई बार यह भी पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन से पहले क्या लिखा था और बाद में क्या। तो पहले सिर्फ इतनी सी लाइन है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और उसके बाद क्या लिख दिया गया है, उसके बाद जो लिखा है उसको आप यहाँ देख सकते हैं कि उसके बाद ये आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस प्रकार से आपको इस संविधान की उद्देशिका को या संविधान की प्रस्तावना को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब कुछ चीज़ें और है जो इसमें नहीं है पर पूछी जाती है, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बता दूं। अब आप एक देखिए कि बेरोजगारीवाद हुआ था 1960 के अंतर्गत। बेरोजगारीवाद 1960 में कहा गया है कि ये जो उद्देशिका है ये संविधान का भाग नहीं है, ये उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। परंतु वापस देखिए जो 1973 में जो वापस संविधान संशोधन किया गया है ना, उसमें कहा गया कि ये संविधान का भाग है, यानी उद्देशिका संविधान का भाग है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि इससे जुड़े हुए कुछ और बातों की, कि एक चीज देखिए कि अपने यूनियन शब्द लिखा हुआ है ना, भारत जो है वो यूनियन शब्द है, जबकि अमेरिका में फेडरेशन शब्द का उल्लेख किया गया है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। एक है कि भारतीय प्रस्तावना में जो है संविधान के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है, इस प्रस्तावना में ही इनके उद्देश्य निर्धारित किए गए, और इसलिए इस संविधान को, इस उद्देशिका को संविधान का प्रतिबिंब या नील पत्र भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान का नील पत्र या प्रतिबिंब किसे कहा जाता है, तो वह क्या है, वह उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता
है। अब इसमें कुछ शब्द और भी हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता आया था, पंथ निरपेक्ष कहिए या धर्मनिरपेक्ष कहिए, वैसे दोनों का शाब्दिक अर्थ बहुत अलग है। फिर भी पंथ निरपेक्ष है तो इसका अर्थ ये है, कई बार पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, सरकार के लिए सभी धर्म समान होंगे, सरकार धर्म विरोधी नहीं है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर एक आया है कि समाजवाद। समाजवाद का अर्थ भी पूछा जाता है, तो ये है कि संसाधनों पर सिर्फ राज्य का अधिकार होगा, यानी दूसरों का कोई अधिकार नहीं होगा, जो राज्य है उसी का अधिकार होगा। एक न्याय का बता ही दिया कि न्याय कितने प्रकार के हैं, न्याय 3 प्रकार के हैं। इस स्वतंत्रता के बारे में आपको सीक्वेंस भी ध्यान रखना है, उस न्याय के लिए भी ध्यान में रखना है। उसके बाद अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, मैंने अभी बोला था कि ये जो स्वतंत्रता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भी है। तो कई बार पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 25 में किया गया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि अवसर और प्रतिष्ठा की समानता जो है, अभी हमने यहाँ देखा था कि अवसर और प्रतिष्ठा की समानता ये केवल इसी में है क्या, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो सिर्फ इसी में नहीं है, ये अनुच्छेद 16 में और अनुच्छेद 39 में भी है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद जब हम बात कर रहे थे इस संविधान की, तो संविधान के प्रत्येक पहलू को हमें टच करना है। तो आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ आ गए कि 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत और अधिनियमित कर दिया गया। तो इनका अर्थ क्या है, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो इसका जो अर्थ है अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब होता है कि स्वीकार करना, यानी प्रस्तावना, इस प्रस्तावना या उद्देशिका को या संविधान को इन भारत के लोगों ने कब स्वीकार कर लिया, तो वो है 26 नवंबर 1949। इसका अर्थ होता है अंगीकृत या स्वीकार करना। फिर होता है अधिनियमित, सब स्वीकार कर लिया तो इसे लागू भी करना होगा, तो इस अधिनियमित का अर्थ होता है लागू करना। आपको एक एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और फिर है कि आत्मार्पित क्या है, तो स्वयं को संविधान को सौंपना ही आत्मार्पित कहलाता है। कई बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा था, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ऐसा किसने कहा था। तो आपको ध्यान में रखना है कि ठाकुर दास भार्गव ने, जो भार्गव था ठाकुरदास भार्गव, उसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो उसने एक चीज़ और कही थी कि प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। इस चीज़ को ध्यान रखें, एक पूछा जाता है कि प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है और यही इसका आभूषण है। नानी पालखीवाला ने क्या कहा, नानी पालखीवाला ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना जो है इसको परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है, परिचय पत्र है। तो नानी पालखीवाला ने कहा है कि यह संविधान का परिचय पत्र है। इसी प्रकार से एक चीज़ और कई बार आती है कि के.एम. मुंशी ने क्या कहा था। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि यह इसकी आत्मा है, दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि संविधान का आभूषण भी उद्देशिका है, ये भी ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। पालखीवाला ने कहा था कि यह प्रस्तावना जो है वह परिचय पत्र है। क्या कहा था कि यह संविधान का परिचय पत्र है, पूरा परिचय देता है। उसके बाद के.एम. मुंशी ने कहा था कि यह संविधान की जन्म कुंडली है। इस चीज़ को ध्यान रखें कि के.एम. मुंशी ने क्या कहा था कि यह संविधान की जन्म कुंडली है। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रस्तावना में जो शब्द आए हैं, जैसे समानता था, स्वतंत्रता था या बंधुत्व था, ये शब्द कहाँ से लिए गए, ये शब्द लिए गए फ्रांस की क्रांति से। आपको ध्यान रखना, तो आपको ये याद रखना है कि ये शब्द कहाँ से लिए गए, ये शब्द लिए गए हैं फ्रांस से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो शब्द हैं वो फ्रांस से लिए गए, और ये जो बंधुत्व शब्द है वो मूल कर्तव्य में भी है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हमने पूरा इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है, पूरी जांच कर ली है। अब रीट से लेके फर्स्ट ग्रेड तक जो भी प्रश्न आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये क्लास कंटिन्यू चलेगी, आज से ही ये क्लास कंटिन्यू चलेगी, जो सभी को कवर करेगी, रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को। इस क्लास को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जितना हो सके। जितने भी स्टूडेंट्स आपसे जुड़े हुए हैं, जो भी ग्रुप आपसे जुड़े हुए हैं जिसमें स्टडी मटेरियल चलता है या जो स्टडी से संबंधित है, एग्ज़ाम से संबंधित है, जो भी तैयारी कर रहा है उसको ये बहुत अच्छे, और ये 11th और 12th में जहाँ पॉलिटिकल चलती है उन बच्चों के लिए भी काफ़ी मददगार हो। तो ये इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। ये अब कंटिन्यू आपको क्लास मिलेगी पॉलिटिकल की,
जब तक कि आपका संपूर्ण कोर्स पूरा नहीं होता है। फिर कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल तन्मयता से ही, आज से ही, जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ तल्लीन रहते हैं उस प्रकार से ही आपको तल्लीन हो जाना है, मग्न हो जाना है पढ़ने के लिए। 2022 आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा, मेरी आशा है और मैं कामना करता हूँ कि 2022 में आपको जो आपने टारगेट साधा है, जो आपने लक्ष्य लिया है, उसमें आप सफल हों और आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।